गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. आज से तुम लोग का क्लास गुड मॉर्निंग सर। कॉलेज से हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। लेट इसीलिए हुआ कि कॉलेज खुल नहीं पाया था। बारिश की वजह से जिनको खुलना था वो नहीं पहुंच पाए टाइम से। कॉलेज ओपन हो गया सर? हम लोग के लिए ओपन हो गया है। हम लोग के लिए कब होगा? ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला मतलब चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में बोल रहे हैं। संभावना कब तक? ओके, शुरू करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में लोग क्या देखे थे, कुछ याद है किसी को? गुड मॉर्निंग सर। हाँ देवाशीष, कहाँ रहते हो? क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? सर अभी ज्वाइन हुआ है मेरा। नहीं, पहले भी 2-3 क्लास में हम देखे तुम नहीं थे, नाम पुकारे हैं कोई देवाशीष नहीं। सर थोड़ा तबीयत वो खराब हो गया था। पिछले क्लास में हम लोग कनेक्शन लेस सर्विसेज के बारे में देखे थे और कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में देखे थे। यस और नो? यस सर। कनेक्शन ओरिएंटेड देख लिए थे? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग फैन सर। का नॉइज तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है? नो सर। आवाज नहीं आ रहा है। No, sir. ठीक है, खराब आवाज कर रही है। गुड मॉर्निंग सर। ओके, हम दिखाते हैं तुम लोग को, तुम बताना कहाँ तक हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे आज। हम लोग डिजाइन इशू, नेटवर्क लेयर डिजाइन इशू स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग पैकेट स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कनेक्शन लेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, उसके बाद कनेक्शन लेस सर्विस कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कनेक्शन लेस सर्विसेज। इसके बाद तीसरा था कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद राउटिंग एल्गोरिथम एक्सेट्रा, ठीक है। तो कनेक्ट ये तो हम लोग पढ़ चुके थे कि पैकेट स्विचिंग, स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग क्या होता है कि जब कोई होस्ट कोई पैकेट भेजता है किसी राउटर को, तो राउटर उसको स्टोर करता है एंड देन फॉरवर्ड करता है। स्टोर एंड देन फॉरवर्ड ये होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पैकेट स्विचिंग कैसे होता है। पैकेट स्विचिंग में हर राउटर के पास एक टेबल होगा, राउटिंग टेबल, जिसमें उस पैकेट को कहाँ डिस्पैच करना है, किस राउटर को भेजना है, ये हमको पता चल रहा था। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे और इसमें ये भी बात किए थे कि पैकेट नंबर 1, 2, 3 ACE रूट से जा रहा है, लेकिन पैकेट नंबर 4 जो है ABD वाला रूट से जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारे टेबल में जब ये पाथ था तो ये पाथ कैसे हुआ, ठीक है। तो हमारा राउटर के साथ ये होता क्या है कि राउटर अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करते रहता है, वो हमेशा अपडेट करता रहता है ताकि हम किसी पैकेट को रूट हम अच्छे से कर पाए। अगर मान लो इधर कंजेशन होता है, अगर हम राउटिंग एल्गोरिथम में और पढ़ेंगे कि कैसे अपडेट होता है टेबल एक दूसरे का, तो हर राउटर दूसरे राउटर को अपना इंफॉर्मेशन देता है कि भाई आगे क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से राउटर अपना टेबल अपडेट करता है। और पहले एफ जाने के लिए सी लाइन था और तब हम सी लाइन पे भेज रहे थे। अब जब अपडेट कर दिए तो एफ पे जाने के लिए डी लाइन है, क्योंकि ए से डी डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, तो डी पे जाने के लिए हम फिर डी लाइन को देखेंगे, डेस्टिनेशन डी का बी लाइन है तो हम बी पे भेजेंगे। ये अपडेटेड टेबल है राउटर ए का। पहला वाला जो राउटर ए का टेबल था ये था राउटिंग टेबल, और अपडेट होने के बाद टेबल ये बन गया, ठीक है। ये था कनेक्शन
लिस्ट सर्विस, कनेक्शन लिस्ट सर्विस में ऑल द पैकेट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटिंग। ठीक है। तीसरा था जब हम लोग सर्किट स्विच पढ़े थे, अब फिर उसको बोले कि भाई सर्किट स्विचिंग जो है वो हम इंटरनेट पे पैकेट स्विचिंग में उसको कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर पाते हैं, अगर ये नहीं होता तो हमारे पास VoIP जैसा काम नहीं होता, या फिर हम जो वॉइस चैट वगैरह करते हैं वो हम नहीं कर पाते अगर हमको सर्किट नहीं मिलता तो। ठीक है, एक सर्किट नहीं मिलता, एक पाथ कंफर्म नहीं होता, तब हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पैकेट स्विचिंग को यूज करके रियल टाइम डेटा को सेंड करना संभव नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या था, एक यूनिट में समझो। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वो सर्विस था जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के पहले हम एक कनेक्शन सेटअप करते थे। तो सेटअप फेज था, उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन फेज था, और तीसरा जो टीयर ऑफ फेज था जब हम कनेक्शन को कट करते थे, कनेक्शन को हम रिमूव करते थे। ये 3 फेज था। तो हम लोग इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैकेट स्विचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। कैसे होगा? ठीक है, ये बात हुआ था इसके बारे में कि नहीं, बताओ। पिछले क्लास में यस सर, हो गया था सर। Yes, sir. यस सर। यही बात हुआ सर। हुआ था सर। ओके, तो यहाँ तक तो बात हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग इसका कंपैरिजन देखे, कंपैरिजन देखने के बाद हम लोग बात की कि राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है। अब राउटिंग के बारे में, सब कुछ राउटिंग के बारे में समझो बात को, कि एक राउटर, और जो राउटर पे ये एक राउटर है, ये ऑल आर राउटर्स, और एक राउटर बहुत सारे जो नेटवर्क है उससे कनेक्टेड होगा, बहुत सारे होस्ट कनेक्टेड होंगे उससे। ठीक है, हम लोग ये होस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ राउटर समझ रहे हैं। तो इसलिए ऑल आर राउटर्स आर कनेक्टेड विद द मल्टीपल होस्ट, ऐसा समझ के चलना है। अब ये राउटर है, ये राउटर का काम क्या है? देखो, इसको जब कोई पैकेट मिलेगा तो क्या करेगा? ये उस पैकेट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करेगा और उसको नेक्स्ट राउटर पे फॉरवर्ड कर देगा। 2 काम करना है इसको, 2 काम करना है। पहला तो ये कि उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद अपने राउटिंग टेबल से राउटिंग टेबल को देख के बेस्ट रूट डिस्कवर करेगा और उस रूट पे इसको डिस्पैच कर देगा। ठीक है, ये 2 काम करना है। पहला काम तो ये करना है कि राउटिंग टेबल, और दूसरा डिस्पैचिंग, फॉरवर्ड कर देता है। 2 काम करता है राउटर हमारा। ओके, तो अब समझो ये 2 काम है कि पहला फॉरवर्ड करना है, ठीक है, नेक्स्ट हॉप पे, और दूसरा कि राउटिंग टेबल हमारा हमेशा अप टू डेट रहे। अप टू डेट कहने का मतलब कि अगर कोई रूट हमारा कंजेशन में है, वो रूट, तो वो हमको अपडेट कर दी जाए, वो अपडेशन हमको मिल जाए और हम अपडेट कर ले फटाफट अपना राउटिंग टेबल, जब उधर नहीं भेजना है। ठीक है, दूसरा कि अगर मान लो ये बेस्ट रूट था, हमको पता था कि डी तक जाने के, राउटर डी तक जाने के लिए दिस इज द बेस्ट रूट, लेकिन उधर उस रास्ते में बाढ़ आया था या कुछ हुआ था ऐसा। ठीक है, तो वहां पे पानी भर गया है और वहां राउटर खराब हो गया, तो वहां हम भेजेंगे जो पैकेट वहां भेजेंगे वो पैकेट हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमको अगर ये बात एडवांस से पता चल जाए कि इस रूट का जो राउटर है वो डाउन है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो टेबल है, अपना जो राउटिंग टेबल है उसको ठीक कर देंगे और हम उस रूट में भेजना शुरू करेंगे। तो हमको ये बात का ध्यान रखना है कि राउटिंग टेबल अपडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो नया कोई रूट डिस्कवर हो गया, नया रूट था, अभी एकाएक ऑन हुआ और पहले वाला रूट से बेटर रूट ये वाला है, तो हमको तुरंत अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा कि दिस इज बेटर रूट देन प्रीवियस वन। तो ये 2 काम होगा। पहला काम तो होगा कि हम राउटिंग टेबल के आधार पे हम फॉरवर्ड करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे राउटिंग टेबल को हमेशा अपडेट रखेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन गोल राउटिंग के लिए क्या था? करेक्टनेस, सिंपलिसिटी, रोबस्टनेस और स्टेबिलिटी, फेयरनेस एंड ऑप्टिमलिटी। हमको लगता है
ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया था, यस सर। Yes, sir. ठीक है। सर और राउटिंग एल्गोरिथम बताना था डिफरेंट टाइप। हाँ तो क्या बोलिए, कैसे बोलो? सर राउटिंग एल्गोरिथम बता चुके थे सर। राउटिंग एल्गोरिथम शुरू करना है ना? यस सर, आज सर, शुरू करना था सर। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा पीछे वाला रिकैप है। यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में बात की तो दो तरह का राउटिंग एल्गोरिथम है जो दो ग्रुप में बांटे हम लोग। किस बेसिस पे? तो टेबल में राउटिंग टेबल का जो एंट्री होगा उसके आधार पे दो तरह का राउटर होगा मेरा, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या होगा? स्टैटिक में जो इंफॉर्मेशन डाला जाएगा वो मैनुअली डाला जाएगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है। और डायनेमिक में राउटर दूसरे राउटर के इंफॉर्मेशन पे अपने आप को अपडेट करेगा। स्टैटिक राउटर बहुत अच्छा है छोटे नेटवर्क के लिए, वैसा इंट्रानेट जैसा कोई नेटवर्क हो जहाँ 4-5 है और 2-3-4-5 ऐसा कुछ राउटर है जिसको हम लोग को हैंडल करना आसान है, ठीक है। और दूसरा डायनेमिक राउटिंग है जहाँ पे बहुत ज्यादा राउटर है। इंटरनेट की बात कर दो तो वहाँ पे मैनुअली करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे राउटर्स हैं और हमेशा कोई ना कोई राउटर कभी कंजेशन होगा कभी कुछ होगा तो हमेशा अपडेट करता रहना पड़ेगा। ये दो तरह का राउटिंग हो गया मेरा, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दोनों था। और इसके बाद हमको ये देखना था कि राउटिंग एल्गोरिथम क्या है। तो राउटिंग एल्गोरिथम हम समझ गए कि एक तो था मेरा स्टैटिक वाला, एक था डायनेमिक वाला। स्टैटिक वाला कौन? जिसमें हमको सिर्फ फॉरवर्डिंग का ध्यान देना है, और वो जो ये बात जो हम लोग कर रहे थे सिर्फ फॉरवर्डिंग, और ये अपडेशन जो था द अदर प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग एंड अपडेटिंग द राउटिंग टेबल्स, ठीक है। दैट इज वेयर द राउटिंग एल्गोरिथम कम्स इनटू प्ले। तो स्टैटिक वाला में ये काम तो करना नहीं है, सुनना ध्यान से एक बार। स्टैटिक राउटिंग जो होगा, ठीक है, वहां पे जितना भी इंफॉर्मेशन डाला गया वो एडमिन के द्वारा डाला गया, और वहां पे हम कोई ये राउटिंग अपडेट का टेबल फिल करना ये काम नहीं हुआ। सिर्फ कौन सा काम होगा? सिर्फ फॉरवर्ड कर देगा। जो हमको एड्रेस मिलेगा, जो लॉजिकल एड्रेस मिलेगा, उसको हम किसी एल्गोरिथम को यूज करके हम बेस्ट रूट फाइंड करेंगे या कुछ और तरीका यूज करेंगे और उसको यूज करके हम उसको भेज देंगे उस रूट पे, ठीक है। तो आज स्टैटिक राउटिंग देख लेते हैं हम लोग। ये पहला तीनों जो है ये स्टैटिक राउटिंग के लिए है। ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल। ऑप्टिमल मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल मतलब जो हम बोलेंगे कि दिस रूट इज ऑप्टिमल, मतलब हम मेरे कहने में मतलब कि ये बेस्ट रूट है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि वन कैन मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द ऑप्टिमल रूट्स विदाउट रिगार्ड टू नेटवर्क टोपोलॉजी और ट्रैफिक। हमको चूंकि हम अपडेट कर नहीं सकते हैं, स्टैटिक राउटिंग है, जो एडमिन ने जो राउटिंग टेबल बनाया है उसके आधार पर हमको फॉरवर्ड करना है। तो हमको नेटवर्क टोपोलॉजी से मतलब नहीं है, हमको ट्रैफिक से मतलब नहीं है, हमको वही काम करना है। हम रन टाइम में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में इट स्टेट दैट इफ राउटर J is on the optimal path from the router I to router K, then the optimal path from J to K also falls along the same. ये क्या कहता है कि अगर I से K तक IJK एक रूट है, I से K तक रूट है और बीच में J भी है, अगर हम ये कह रहे हैं कि राउटर J ऑप्टिमल पाथ है I से path from router I to router K, then the optimal path from J to K also fall. अगर I से I से K तक हम बोल रहे हैं ये रूट जो ऑप्टिमल है और I to K के बीच में कोई एक J भी है, तो ये कह रहे हैं कि J to K भी जो होगा वो उसी ऑप्टिमैलिटी में रहेगा। ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम ये I से K तक जा रहे हैं और बीच में J राउटर है, J राउटर से होकर K तक जा रहा है, बोल रहे हैं कि K तक पहुंचने के लिए ऑप्टिमल रूट है, ठीक है। तो भाई तो J से K तक पहुंचने के लिए भी यही ऑप्टिमल रूट होना चाहिए, यही ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। As a direct consequence of the optimality principle, we can see that the set of optimal routes from all sources to given destination form a tree
rooted at a destination. Such a tree is called sync tree. The goal of all the routing algorithm is to discover and use the sync tree for all routers. करना क्या है कि देखो एक ऐसा हमारा ये हमारा जितना वर्टिसेस देख रहे हैं वो सारा राउटर है. ओके, तो हमको ऑप्टिमल रूट निकालना है किसी एक राउटर को. आपकी हमको ए तक जाने के लिए, तो ए तक जाने के लिए तो ये रास्ता है, ठीक है. और हमको डी तक जाना है, तो डी तक जाने के लिए हम सी होके डी तक जाएं या फिर ए होके डी तक जाएं, एच तक जाना है, ठीक है. ये पूरा का पूरा ग्राफ है, नेटवर्क है. और इस नेटवर्क में हर वर्टिसेस या बोलो हर राउटर्स अपने लिए एक ट्री बनाएगा जिसमें वो हर नोड के लिए एक ऑप्टिमल रूट बना के रखेगा, और उस रूट को कहते हैं, उस ट्री को कहते हैं सिंक ट्री. ये सिंक ट्री है राउटर बी के लिए. यहाँ पे अगर कोई नोड पे अगर मान लो हम बोलते हैं कि डेटा एम को भेजना है, तो राउटर बी ऑप्टिमल पाथ खोज के और एक सिंक ट्री बना के रखेगा. और वह कैसे भेजेगा, तो यहाँ से सी से जे से एम से एम, ये ऑप्टिमल पाथ है, ठीक है. तो यही हमारा ऑप्टिमलिटी हुआ. दूसरा था शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम. हमको कहीं एक राउटर दूसरे राउटर पे अगर जा रहा है, दूसरे राउटर पे डेटा भेज रहा है, और हमको फाइनली 4 या 5 राउटर होते हुए कहीं डेटा भेजना है, तो हमारे पास मल्टीपल रूट्स हैं. तो हम किस रूट से भेजें ये बात करना है. तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम ये क्या करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रास्ता खोज रहे हैं. हम किसी भी नेटवर्क में कॉस्ट की बात करेंगे. कहने का मतलब ऐसा, देखो ये हमारा राउटर है, सारा राउटर कनेक्टेड है, और हम कह रहे हैं कि राउटर ए से बी तक जाने का कॉस्ट 2 है. बात करेंगे कॉस्ट के बारे में, अभी समझे फिर कि कॉस्ट 2 है. और अगर हमको ई तक जाना है, तो बी से अगर जाते हैं ई तक, तो 2 का कॉस्ट यहाँ पे, 2 का कॉस्ट यहाँ, 4 कॉस्ट लगेगा हमको ई तक पहुंचने में. लेकिन अगर जी से होके जाते हैं तो लगेगा 7 कॉस्ट लगेगा, ठीक है. देयर बी कॉस्ट 7. तो हमको क्या चूज करना चाहिए ई तक जाने के लिए? बी चूज करेंगे, बी से होते हुए ई तक आएंगे, ठीक है. अगर हम एज गिनते हैं, सिर्फ एज काउंट करते हैं, तो यहाँ भी एक एज है, 2 एज, इधर से भी एक एज है, 2 एज, ठीक है. ए से जी से होते हुए और बी से होते हुए दोनों में 2 एज ही हम पार कर रहे हैं. लेकिन सारा का सारा एज हमारा उसपे एक वैल्यू दिया हुआ है जो कॉस्ट है, ठीक है. और जितना तुम ए बी सी डी देख रहे हो सारा राउटर है. कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो है वो हमारा मैट्रिसेस हो सकता है, वो हमारा दोनों के बीच का जो बैंडविड्थ है वो हो सकता है, डिले हो सकता है, कंजेशन हो सकता है. ये सब मिला के हम बात करते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमको कौन सा रूट लेना है. कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, डिस्टेंस, बैंडविड्थ, ट्रैफिक एडिशन, ठीक है. तो जितना कम कॉस्ट रहेगा वो लाइन उतना अच्छा होगा. तो हमको प्रेफर करना है कि कम कॉस्ट वाला लाइन सिलेक्ट करें. कहीं जाने में मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, सारा कॉस्ट जोड़ने के बाद कहीं जाने पे 9 हो रहा है इस रूट से, और इस रूट से जा रहे हैं तो 13 हो रहा है. तो हम हमेशा रूट 9 को प्रेफर करेंगे, ठीक है. तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में पाथ की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम बात करते हैं कॉस्ट की, ठीक है. शॉर्टेस्ट पाथ क्यों कर रहे हैं? शॉर्टेस्ट पाथ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर में, एल्गोरिथम में ये एल्गोरिथम यूज होता है जहाँ पे कि दो शहर के बीच में ये पाथ लिखा गया है, ठीक है. अब मान लो हमको एफ तक जाना है और इस शहर से आते हैं 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और इधर 2 किलोमीटर, तब यहाँ पहुंचेंगे और इधर से ही पहुंच सकते हैं. तो वहां पे हम लोग किलोमीटर जोड़ के हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देते हैं. सेम वही एल्गोरिथम यहाँ यूज करता है, वहाँ किलोमीटर की जगह पे कॉस्ट है. कम कॉस्ट में हम डेस्टिनेशन राउटर पे कैसे पहुंचे ये हमको फाइंड आउट करना है. समझ में आ रही बात आपको? यस सर. यस सर. हेलो सर. हाँ सर स्लाइड एक बैक कीजिए तो वो वाला.
सर ये ना अभी जो दिखा रहे थे शॉर्टेस्ट पाथ। जो शॉर्टेस्ट पाथ तो अभी आएंगे वहां पे, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ना। नहीं सर कौन से? जिसमें बता, हाँ ये हाँ, सर आएंगे इसमें वहाँ पे, जैसे कि ऐप अभी तक सर। अभी बात हेलो। बात करो उसके बारे में, अभी हमको बताने दो। Okay, shortest path algorithm. The idea is to build a graph of the subnet with each node of a graph representing a router and each line of the graph representing a communication link. सारा vertices जो है they are routers, और दो routers में जो line है वो हमारा communication link है, ठीक है, communication link है. To choose a route between a given pair of the routers, the algorithm just find the shortest path between them to the graph. हमको बेस्ट रूट कैसे करना है, तो हमको शॉर्टेस्ट पाथ खोजना है. स्टार्ट विद द राउटर एज द रूट ऑफ द ट्री, असाइन ए कॉस्ट 0 टू दिस नोड एंड मेक दिस फर्स्ट परमानेंट नोड. हमारे पास बहुत सारे नोड है. हम नोड ए से स्टार्ट करते हैं, और चूंकि ये स्टार्टिंग नोड है ए के लिए, ए से स्टार्टिंग नोड है, तो इसका ए से ए पे जाने का कितना डिस्टेंस? 0 है ना. ए से ए पे जाने का कॉस्ट कितना? तो 0. तो ए पे 0 कॉस्ट से हम पहुंच गए, और उसको बना ली कि ये परमानेंट है, इसलिए इसको पहला जो था एम्प्टी राउंड था, और जिसको कलर कर दिए हम ब्लैक से, उसको कलर कर दिए. अब आगे की बात करेंगे. एग्जामिन ईच नेबर्स ऑफ द नोड दैट वाज द लास्ट परमानेंट नोड. ठीक है, उसके नेबर में कौन सा नोड है, वहां का कॉस्ट हम लोग निकालेंगे. असाइन ए कम्युलेटिव कॉस्ट टू ईच नोड एंड मेक इट टेंटेटिव. संभावना आएगा उसका, क्या करेंगे? अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ टेंटेटिव नोड्स, फाइंड अ नोड विद द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एंड मेक इट परमानेंट. इफ अ नोड कैन बी रीच्ड फ्रॉम मोर देन वन रूट, then select the route with the shortest commutative cost and cost is a function of matrix distance and return traffic. यहाँ देखो, यहाँ पे consider a network figured below. A is source router and D destination router. Shortest path by Dijkstra algorithm will be computed for all nodes from node A. हमारे पास 3-4 एल्गोरिदम है जिससे हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम यूज किया जाएगा फाइंड करने के लिए. हाँ, अब बोलो, क्या बोल रहे थे देवाशीष? सर जैसे सर ए से अगर ऐप जाना है तो भाया बी के थ्रू जाएंगे, फिर ई पर आएंगे, फिर ऐप तक चले जाएंगे. नहीं तो डी के थ्रू जाएंगे, ई तक आएंगे, फिर ऐप चले जाएंगे. तो दोनों का शॉर्टेस्ट पाथ तो सेम ही ना होगा. ए से कहाँ जाएंगे? ए से बी पर जाएंगे और बी से ई पर जाएंगे, फिर ऐप पर जाएंगे. एफ तक बोला. ए आएंगे, F तक एफ तक आएंगे. 2 2 4 नहीं तो जी के थ्रू जाएंगे सर. जी के जाके जाओगे तो यहाँ तो 6 तो यही हो गया. यस सर. तो शॉर्टेस्ट पाथ में हो जाएगा, 7 हो गया, 9 हो जाएगा ना, 9 हो गया. वो 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो और 7 9 वही घूम पूछ के रहे थे कि जाओगे, जो मिनिमम 6 4 वैल्यू 10 होगा 12. उसी को शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे. तो ये ऐसे नहीं होगा, बता रहे हैं. इसके लिए एक एल्गोरिदम होगा. अरे ओके, ठीक है, क्या कह रहे थे? हाँ, इसके लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम है कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक, अभी देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए, इसके बाद हम इसका नेबर में बी है और नेबर में जी है, दोनों को हम काउंट करते हैं. तो बी जाने के लिए मेरा कॉस्ट कितना? 2. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ए, क्योंकि ए से आ रहे हैं यहाँ पे, अब कॉस्ट 2 लग रहा है, 2, ए. उसी तरह ए से अगर हम जी पे जाते हैं तो कॉस्ट 6 और ए से आ रहे हैं, 2 जगह हुआ, तो मिनिमम वाला हम पकड़ के चले आगे. इसको परमानेंट नहीं किए, इसको परमानेंट कर दिए. अब जब बी पे आ गए तो बी का नेबर कौन है? बी के नेबर में एक ई है और दूसरा सी है. ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे. यहाँ देखो, यहाँ हमको मिलता है यहाँ 2 और यहाँ 2 4. तो ई पे पहुंचे हम 4 कॉस्ट खर्च करके, और हम लिखें बी से, यहाँ मतलब जिस नोड से आ रहे हैं उसका भी नाम लिखना है. तो हमको 4 खर्चा हुआ. तो ए के पास है कि हम ई तक जा सकते हैं बी के द्वारा 4 कॉस्ट खर्च करके. 4 मतलब कॉस्ट को रुपया मान लेते हैं, 4 रुपया खर्च करके हम ई तक जा सकते हैं
ई तक जा सकते हैं बाई यूजिंग बी नोड। ओके, यहाँ तक सही हो गया। अब यहीं पे सेम टाइम में हम सी नोड के लिए करते हैं, और सी नोड के लिए अच्छा बाकी जगह ये क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, मतलब ए से कहाँ कहाँ अभी हम नहीं पहुंच सकते हैं। ए से बी पहुंच सकते हैं, ए से जी पहुंच सकते हैं, ए से ई नहीं पहुंच सकते। जहां जहां नहीं पहुंच सकते हैं वो अनरीचेबल है हमारे लिए, वो अनरीचेबल है, तो उसके लिए हम इन्फिनाइट कॉस्ट दे रहे हैं। कॉस्ट इन्फिनिटी है, तो वो ज्यादा जहां जहां इन्फिनिटी देख रहे हो वो अभी यहाँ से अनरीचेबल है। जैसे से वो रीचेबल होता जाएगा वैसे से उसका वैल्यू हम कॉस्ट के रूप में देते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आए तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ 2, यहाँ हो गया 7, तो यहाँ हो गया 9। तो ये कम था, इसलिए इसको हम लोग परमानेंट पाथ बनाए। इसको ज्यादा था, इसको हम मार्क कर दिए, लेकिन इसको हम परमानेंट नहीं बनाए। अब बताओ ई का नेबर कौन है, तो जी है और एच है। यहां से जी जाने का कितना लगेगा, एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब पहले से 6 है, तो मतलब हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं कि भाई ए से हमको जी जाने के लिए डायरेक्ट जाने में 6 लग रहा था, लेकिन भाया ई आते हैं तो हमको 5 लग रहा है, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट। इसको अपडेट कर लिए, ये हम 5 कर लिए भाया ई। और यहाँ से एफ भी था मेरा नेबर, एफ को भी देख लीजिए, जिसका था कॉस्ट 2, पहले से 4 खर्च कर चुके हैं हम, तो 2 रुपया और खर्च करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो हो गया 6, तो 6 रुपया। और कैसे जाएंगे, तो ई से, यहाँ काम हो गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ से हमको अब यहाँ का दोनों में से ये था मेरा परमानेंट, हम तो इसको परमानेंट बना लिए, जी परमानेंट हो गया, और चूंकि ये 6 था ये 5 था। ठीक है, अब क्या करना है, इस परमानेंट का अब खोजो कि नेबर कौन है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ये 6 का 6 है, और एकमात्र जो बच रहा है वो एच है। ठीक है, तो एच जो है, एच को ऐसे कर देते हैं, ऊपर वाला दिखे ये चाहते हैं, हाँ, तो यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। तो कहाँ गए, यहाँ 5 का ई हो गया, यहाँ से एच को देखना था, तो एच का कॉस्ट था 4, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ कर दिए हम 9 जी। एच एफ पे पहुंचे हुए थे हम, एफ पे 6 था और ये था 2, तो एफ के थ्रू अगर देखें हम तो हम 8 रुपये में पहुंच जाएंगे, 8 रुपये में पहुंच जाएंगे, और इसके थ्रू जा रहे हैं 9 रुपये में, तो मेरा ये कॉस्ट कम है। इसको फिर अपडेट कर दिए हम एच के थ्रू, यहाँ जी की जगह पे एफ कर दिए, बोले कि भाई जी होके जाना, नहीं हम लोग कहीं जाना होता है तो अरबल होके जा रहे हैं, इधर होके जा रहे हैं, बहुत सारा रूट होता है ना, तो वैसे ही स्मॉल कॉस्ट लगेगा ऐप के थ्रू, ऐप के थ्रू सर स्मॉल कॉस्ट लगेगा। हाँ, तो जी के थ्रू जा रहे हैं तो 9 रुपया खर्चा हो रहा है, तो एफ के थ्रू हम जाएंगे तो 8 ही रुपया होगा, तो हम इसको परमानेंट कर दिए और इसको परमानेंट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ के बाद जब हम यहाँ पहुंच गए, एच तक पहुंचने में हमको यहाँ तक लगा रूट, यहाँ 9 यहाँ 8, अब यहाँ 3 है यहाँ 2 है, मान लो 9 को अगर देखते हैं तो 9 में 3 रुपया जोड़ेंगे तो 9 3 12 रुपये में यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ 8 रुपया पहुंचे हुए हैं तो 2 रुपये में 10 रुपये यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम कौन सा रूट लेंगे, हम डी तक पहुंचने के लिए रूट यही लेंगे, ये लेंगे 8 2 10, लिखेंगे एच 10 एच, ये है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट हो गया। ठीक है, यही चीज हमको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे तो डेटा स्ट्रक्चर तुमको डिस्कस्टा एल्गोरिथम पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाने वाला। और इसी चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट प्रोग्राम के थ्रू कैसे करते हैं, डिस्कस्टा एल्गोरिथम को प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, कि देखो ये हमारा राउटर्स है, ये सारा राउटर इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं राउटर नंबर 1 से, राउटर नंबर 1 से शुरू करते हैं, और राउटर नंबर 1 को हम मानते हैं इनिशियल 1, स्टार्ट किए, और यहाँ का जो टेंटेटिव है, संभावनाएं टेम्पोररी है ना, वो कौन कौन सा, या बोलो नेबर, कौन कौन सा नेबर है, तो 2 है 4 है और 3 है, तो 2 3 4 ये नेबर को हम टेंटेटिव मान लिए, टेंटेटिव मान लिए 2 3 4, इसमें से जिसका वैल्यू कम होगा उसको परमानेंट बना लेंगे, इसको परमानेंट बना लेंगे, तो 2 3 4, तो एक नंबर से हर नेबर का वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नोड नंबर 1 से
2 पर जाने के लिए कॉस्ट है 3, 3 पर जाने के लिए कॉस्ट है 2, 4 पे जाने के लिए कॉस्ट है 5। ठीक है, ये एरे बना के उसमें हम डेटा रखते जा रहे हैं। और अब इसके बाद बाकी जगह D5 पे नहीं पहुंच सकते हैं, D6 पे नहीं पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट रूट में हमारा वो नहीं है, तो अनरीचेबल है अभी। तो हम इसको लिखते हैं इन्फिनिटी। इसमें से कौन सा सबसे कम है? तो D3 ये वाला है ना, D3 उसका कॉस्ट है 2। तो हम चलो 3 को परमानेंट कर देते हैं, 3 को परमानेंट कर लेते हैं। तो हमारा परमानेंट हो गया 1,3। ठीक है, जब 1,3 हो गया तो अब फिर हमको देखना है कि अब कौन कौन सा मेरे पास नेबर आ रहा है। तो 3 का नेबर हो गया 4 और 6, और 1 का नेबर तो 2 था ही। यहाँ तो हमको 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब हमको सबका वैल्यू निकालना है कितना कितना है। 2 पे जाने के लिए कॉस्ट 3 है यहाँ से, है ना। और 4 पे जाने के लिए कॉस्ट कितना है? यहाँ से 4 पे जाने के लिए 2। तो हम 2 पे कहाँ, यहाँ पे 2 पे जाने के लिए 3 हो गया, 4 पे जाने के लिए हमारा कॉस्ट हो गया ये 2 और ये 2 मिला के कम्यूटेटिव लगेगा ना, 1 से पहुंचे 2 खर्च करके, यहाँ 2 और, तो दोनों मिला के हो गया 4। 5 पे पहुंच नहीं सकते थे तो 6 पे पहुंचेंगे। तो 6 पे कैसे पहुंचेंगे? 3 से 6 पे पहुंच सकते हैं। तो 3 पे कितना कैसे पहुंचे थे? 2 रुपया खर्च करके और 1 रुपया और, तो हो गया 3। ठीक है, तो हम किसी राउटर पे जा रहे हैं तो जितना इंटरमीडिएट राउटर है उसको होके जा रहे हैं, वो सारा कॉस्ट जोड़ के पहुंचेंगे वहां पे। जब हम पहुंच गए, यहाँ के बाद क्या करना है कि हमको इस पर फिर शॉर्टेस्ट फाइंड करना है, कौन छोटा है। ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है। तो जब 2 वैल्यू टाई हो तो पहले से जो है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर कंसीडर हो गया, इसमें से 2, 4, 6 में से 2 नंबर कंसीडर हुआ। तो हम क्या किए कि भाई 1, 2, 3 अब हमारा परमानेंट हो गया। ठीक है, तो 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ये 3 रूट हम परमानेंट बना लिए। अब तुम इसका फिर नेबर खोजो, 1, 2, 3 का नेबर। तो एक तो 4 मिल गया, एक 6 मिल गया, 3 का नेबर 6, और एक 5 मिल गया, 4 का नेबर बोलो या 2 का नेबर बोलो। सर आपका आवाज इतना कट कट के आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा है। मेरा आवाज सबको कट क्या रहा है क्या? नहीं सर। नो सर, आ रहा है सर ठीक आ रहा है। अच्छा, तो देवाशीष तो इधर उधर घसको, है ना। ओके, तो क्या कह रहे थे? तो 1, 2, 3 यहाँ से तो हम 3 का चुनाव कर लिए थे, 1, 3 हो गया। 1, 3 से फिर हम यहाँ पे पहुंचे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसका हमको नेबर खोजना था। तो 4, 5, 6 मिलेगा, 4, 5, 6 नेबर मिलेगा ना। 1, 2, 3 सिलेक्ट हो गया, 1, 2, 3 का रूट पता चल गया, है ना। वास्को डी गामा बन के हम लोग रूट खोज लिए। ठीक है, कि भाई 3 तक कैसे पहुंचेंगे। तो हम लोग 1, 2, 3 हमको पता चल गया, 1, 2, 3। अब हमको अगला टापू खोजना है। तो अगला टापू कौन कौन मिलने वाला है? 4, 5, 6 ही मिलने वाला है। 3 का नेबर कौन है? 4 भी है और 6 भी है ना। और 2 का नेबर कौन है? 5 है। तो 4, 5, 6 ये 3 नेबर हमारे पास है। तो लिख लिया हम टेंटेटिव 4, 5, 6, तीनों में से कोई एक है। अब तीनों का कॉस्ट निकालो, D4 जाने के लिए क्या कॉस्ट लगेगा? D4 जाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो हमको लग रहा था, D4 जाने के लिए अगर मान लो हम 1, 2, 3 बनाए हैं, तो 1 से जाएंगे तो 5, 1, 2 इधर लगेंगे 4, और 3, 1, 4 इधर से भी 4 लगेगा, मतलब 4 हमको लगेगा 4 पे जाने के लिए। 5 पे जाने के लिए कितना लगेगा? तो 4 और 3, 7 लगेगा इधर से 5 पे जाने के लिए, और इधर से आते तो 5, 3, 8 लगेगा, इधर से 2, 2, 4 और 3, 7 लगेगा। तो मिनिमम हमारा कितना है? यस सर। 5 पे जाने के लिए 7 है। अब डे 6 पे आ जाओ। डे 6 पे हम 1 से चलेंगे तो 2, 1, 3 पे पहुंचेंगे 5। ठीक है, तो मेरे पास 4, 7 और 3 आया। तो मिनिमम कौन है? 3 है।
मिनिमम 3 है, तो ऑलरेडी तो 3 था ही, सॉरी 3 करें, ये हाँ 3 है मिनिमम, तो वो मेरा राउटर नंबर 6 है, 6 को परमानेंट कर दिए। आ जाओ, 1 2 3 6 हो गया, 1 2 3 6, 1 2 3 6, ठीक है। तो जब 1 2 3 6 मेरा हो गया, तो 1 2 3 6, तो बचा कौन कौन सा, 4 और 5, ये दो टेंटेटिव है, 4 और 5, 4 और 5 तक पहुंचना है हमको, और मिनिमम खर्च में कैसे पहुंच सकते हैं ये देखना है। तो 4 और 5, तो 4 पर जाने के लिए खर्च 4 है, खर्च 4 है, इधर से जाएंगे 2 और 2 जोड़ के 4, और 5 पे जाने के लिए हमारा खर्च कितना है, इधर से जाएंगे तो 5 और 3 8, इधर जाएंगे 2 2 4 और 3 7, इधर 2 1 3 और 2 5। अच्छा, ये रूट बढ़िया है 6 के, ठीक है। यहाँ 2 2 4 1 5 आया, कहाँ है, हाँ 5, 4 और 5 कम कौन है, 4 है, तो चलो 4 को ले लेते हैं, 4 को हम ले लिए और हम एक बना दिए, 1 2 3 4 6, ये हमारा बन गया, एक परमानेंट नोड बन गया। और इसके बाद सिर्फ 5 बचा है। अब हमको देखना है कि 5 किधर से शॉर्ट पड़ रहा है, 5 किधर शॉर्ट पड़ रहा है, तो 5 पे जाने के लिए इधर से जाते हैं तो 7 होता है, इधर से आते हैं तो 8 होता है, इधर से आते हैं तो 5 होता है, इधर से आते हैं 2 1 3 है, 2 5, मतलब ये रूट भी और ये रूट भी दोनों शॉर्ट है, तो 5 के बाद 5 है, तो हम 1 2 3 4 5 ये परमानेंट नोड बना लिए, परमानेंट नोड बना लिए। तो यही हमारा डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम है, और फाइनल हमारा जो बन गया वो ये रूट बन गया, ये वाला, कि हमको ऐसे जाना है, एक कहीं भी जाने के लिए हमको 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 जाना है, 1 से 2 2 से 1 1 2 3 4 5 6 नहीं, ऐसा नहीं है, 1 से 2 ये ऐसा एल्गोरिथम निकाल के हम लोगों को पाथ खोजा गया, और ये पाथ कैसे हम आउटपुट में दिखाएंगे, आउटपुट में तो ये परमानेंट नोड बनाया गया है 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें ये नहीं दर्शाया गया है कि किस रूट से किस रूट पर जाएंगे तो हमको ये मिलेगा, है ना, नेक्स्ट नोड नहीं बताया। लेकिन अब मेरा डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, कहीं पाथ खोजने के लिए, कहीं पाथ शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए यही तरीका है डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम का। क्लियर है? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, रिपीट Yes, कर दीजिए सर, रवि। समझ में नहीं आया क्या नहीं समझ में आया बाबू? सर। जो 1 2 3 है, हाँ, 3 के बाद 6 नोट क्यों लिया गया, 5 वाला क्यों नहीं लिया गया? हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर एक नोड पकड़ रहे हैं, एक नोड पकड़ रहे हैं, और इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड है उसका हम निकाल रहे हैं वैल्यू, कॉस्ट निकाल रहे हैं। जो कम कॉस्ट वाला Yes, sir. होगा, जो कम कॉस्ट वाला होगा उसको हम परमानेंट बना दे रहे हैं, उसको हम लोग ओके सर। परमानेंट बना दे रहे हैं, ठीक है। और जब उसको परमानेंट बना दे रहे हैं तो फिर मेरा 2 परमानेंट नोड हो गया। अब दोनों का नेबर निकालेंगे, दोनों का नेबर मतलब दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका हर कनेक्टेड नोड का, जैसे मान लो 1 है और 1 और 3 है, पहला बार में 1 था, 1 से कौन कौन नोड कनेक्टेड था, 2 था 4 था और 3 था। अब तीनों का कॉस्ट बताओ, एक का कॉस्ट था 3, एक का कॉस्ट था 5, एक का कॉस्ट था 2, तो कम दो। सबसे कम कॉस्ट में कौन कनेक्ट हो रहा था, 2 3 3, तो हम उस 3 को हम परमानेंट बना लिए, 1 और 3, 1 और 3 हमारा परमानेंट हो गया, 1 और 3 परमानेंट हो गया। जब 1 और 3 परमानेंट हो गया तो अब इस दोनों नोड का डायरेक्टली कनेक्टेड नोड कौन कौन सा है, एक को अगर हम देते हैं तो एक के साथ कनेक्टेड है 2 और 4, 2 और 4, 3 से लो Yes, sir. तो 6, यस है सर। ना। तो हम टेंटेटिव मतलब संभावना है ना कि 3 से 1 और 3 अगर हमारा है तो हम 1 से इधर भी तो जा सकते हैं, 3 से आगे भी जा सकते हैं, तो हम लोग को 3 संभावनाएं हैं, 1 और 3 पे अगर हम हैं तो क्या क्या संभावना है, या तो हम 2 पे चले जाएं, या तो 4 पे चले जाएं, तो 6 पे चले जाएं। ये संभावना लिखा गया है 2 4 6, वो हमारा Yes, sir. इस नोड का परमानेंट नोड का नेबर है,
ठीक है, अब 2 4 6 तो समझ में आ गया कि 2 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं। यस लेकिन सर। जाएंगे कहाँ? जाएंगे वहां जहाँ पैसा कम खर्च हो रहा है, जहाँ कम कॉस्ट cost कम लग है। रहा है। ठीक है, यस सर, मिनिमम होना चाहिए कॉस्ट। यहाँ पे जाने के लिए देखो, यहाँ जाने के लिए कॉस्ट लग रहा है 3, 5 4 पे जाने के लिए देखो 2 4 6 है ना, तो यहाँ से 2 पे जाने के लिए 3, यहाँ 3 यस सर। लगा दिए, और 4 पे जाने के लिए कितना लग रहा है? यहाँ से अगर घूम के आते हैं 5 2 इधर और 2 इधर, 4, यस यहाँ सर। 4, ठीक है, और उधर 6 पे जाने पे लग रहा है 3, तो 2 इधर से 1 इधर से 3, तो यस हमको जितना नेबर था, कौन कौन नेबर था? 2 4 6 3 नेबर था, और तीनों नेबर पे जाने के लिए हमको 3 4 और 3 खर्चा करना पड़ रहा है। मतलब D2 पे जाने के लिए और D6 पे जाने के लिए हमको सबसे कम खर्चे करना, D4 पे ज्यादा कॉस्ट है, तो D4 को छोड़ो, ज्यादा वाला पे नहीं जाएंगे, कम वाला पे जाएंगे। तो कम वाला में 2 1 कॉस्ट का है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? 2 की 6, तो जो पहले वाला है जो वही पहले वाला है। जो पहले से, हाँ, जो ओल्ड वाला जो पाथ है वही फॉलो करेंगे, नया जो पाथ है उसको छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे D2 को हम लोग परमानेंट कर दिए, तब 1 2 और 3 परमानेंट हो गया, समझ रहे हो? तो ऐसे ही काम होगा मेरा। यस सर। ओके सर। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। तो ये मेरा डिस्कशन एल्गोरिथम शॉर्टेज पाथ है, इसको पाथ करके ये वाला चीज पे कोशिश करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ समझना ज्यादा आसान है, यहाँ समझना ज्यादा आसान है। वो तो एक एल्गोरिथम दिया गया है जिसे प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, वो वाला है। ठीक है, ये काम हो गया। यहाँ से हम वो काम कर लिए। दूसरा, इसके बाद वाला जो है सारा का सारा स्टैटिक है। यहाँ पे सिर्फ रूट फाउंड करके हमको डिस्पैच कर देना है। हम टेबल को अपडेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हमको जो रूट दिया गया है उसको देख के हमको शॉर्टेस्ट रूट पाथ करना है, फाइंड करना, भेज देना है। दूसरा फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब स्क्रीन सर हाँ, यस, बैक कीजिए तो सर स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके सर। इसके बाद है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है? जैसा कि नाम है, बाढ़ आना, है ना। फ्लड का मतलब बाढ़, बाढ़ मतलब कि हर दिशा में पानी बहेगा। फ्लडिंग में यही होता है कि फ्लडिंग में हमको जो पैकेट आएगा उस पैकेट को हम, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर टाइम भी हो गया नेक्स्ट क्लास का। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? 9:30 सर। 9:30 सर। अच्छा, ओके, ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज पर तो कर देना काम नीतीश, अगले क्लास में रजिस्टर पे ले लेना अटेंडेंस। ठीक है, चलो एंड करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।